हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो मापन और मूल्यांकन टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है आपका। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मापन और मूल्यांकन, और उसी के अंतर्गत आ जाता है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। कैसे हम किसी भी टेस्ट को कह सकते हैं कि एक अच्छा टेस्ट है, एक अच्छा परीक्षण है। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से। ठीक है, कि किसी भी अच्छे परीक्षण में क्या चीज़ होनी या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उनमें से 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छे परीक्षण में क्या क्या चीज़ें हैं जो होना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम किसी परीक्षण को, किसी टेस्ट को कह सकते हैं कि हाँ, ये टेस्ट बिल्कुल सही है या एक्यूरेट है। तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप जल्दी से प्रेस कर दीजिए। केवीएस, एनवीएस, कस्तूरबा वैकेंसी और अन्य टीचिंग भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी आती है मैं उसका नोटिफिकेशन अपने चैनल पर प्रोवाइड करा देती हूँ। तो इसके अलावा यूपी टीजीटी और एलटी बायोलॉजी की तैयारी के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे आप किसी परीक्षण को कहेंगे कि ये अच्छा परीक्षण है। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है उसकी वैलिडिटी, यानी कि वैधता। ठीक है, पता चले आपने परीक्षण बनाया है बुद्धि का मापन करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो बुद्धि का मापन नहीं कर रहा है बल्कि वो किसी और चीज़ का मापन कर रहा है, किसी व्यक्तित्व का मापन कर रहा है। जिस उद्देश्य के लिए आपने उस परीक्षण को बनाया है, ठीक है, या जिस उद्देश्य के लिए वो टेस्ट बना है, अगर वो उसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है तो फिर उस टेस्ट का मतलब क्या है। क्योंकि एक टेस्ट क्यों लेते हैं, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे परीक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसे उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है कि हम ये टेस्ट लेंगे तो हमें बच्चे की ये चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो उस उद्देश्य की पूर्ति उस परीक्षण के द्वारा होनी चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है क्रेडिबिलिटी। ठीक, क्रेडिबिलिटी में क्या होता है, विश्वसनीयता। ठीक, विश्वसनीयता यानी कि अगर अलग अलग समान परिस्थितियों में उस टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया जाए तो परिणाम भी समान आने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट तो सेम ही है ना, परिस्थितियाँ भी समान है। और पता चले कि एक बार उसका परिणाम आ रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसमें, और एक बार परिणाम आ रहा है नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, उस जो परीक्षण है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्योंकि समान परिस्थितियां हैं, टेस्ट भी सेम है, तो फिर आंसर जो है या जो उद्देश्य है या जो परिणाम कह सकते हैं, जो रिज़ल्ट हैं, वो भी समान आने चाहिए। तो विश्वसनीयता भी बहुत ज़रूरी है। फिर है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि व्यापकता। एक अच्छे परीक्षण में व्यापकता भी होनी चाहिए, यानी कि सभी पक्षों का मूल्यांकन करे वो छात्र के या विद्यार्थी के। ठीक, और कॉम्प्रिहेंसिवनेस वाला तो बहुत ज़्यादा ही मैटर चल रहा है। क्योंकि पहले ये होता था कि हमने सिर्फ बच्चों को पेपर पेंसिल टेस्ट दे करके और उसको मतलब ये अनुमान लगा लिया कि हाँ, ये बच्चा पास, ये बच्चा फेल, और इस तरीके से। ठीक है, लेकिन नहीं, अब क्या होने लगा है कि बच्चे के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, खेलने में कैसा है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, उसका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कैसा है, विषयनिष्ठ प्रश्नों में कैसा है, सभी संज्ञान, ज्ञान, बोध, जो चिंतन है, सब क्षेत्रों को देखा जाता है। और यही सही तरीका है। एक चीज़ के बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि ये बच्चा अच्छा है या बच्चा पढ़ने में बेकार है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए और चारों के आंसर सही हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एक वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए कि हाँ, इस चीज़ के लिए ये आंसर सही है, जो बच्चा इस आंसर को देगा वही सही है। ठीक है, फिर है व्यवहारिकता, यानी कि प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी व्यवहारिक रूप से भी वो सही होना चाहिए, व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रयोग होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर बैठ कर के आसमान की बातें करना। समझ रहे आप, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो एक कह सकते हैं ना कि काल्पनिक दुनिया का नहीं हो, एक इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ठीक, मितव्ययता, यानी कि फ्रेगमेंटली, यानी कम खर्चीली होनी चाहिए। जाहिर सी बात है। ठीक, पता चले टेस्ट ही इतना खर्चीला है कि आप उसको फिर ऑर्गेनाइज ही नहीं करा पा रहे। ठीक, तो कम खर्चीला होना चाहिए। फिर है विभेदकता, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी, अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। अंतर करने में सक्षम से मतलब जैसे अगर एक परीक्षण को अगर अलग अलग
मानसिक स्तर के लोगों पर अपनाया जाए तो परिणाम भी अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक स्तर अलग है, तो उस परीक्षण का परिणाम भी कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए। यानी कि अंतर, वो टेस्ट ऐसा हो कि अंतर कर ले बच्चे के जो है कि ये बच्चे का ये परिणाम आ रहा है, इस मानसिक स्तर के बच्चे का ये परिणाम आ रहा है। पता चले बच्चे का मानसिक स्तर चाहे 100 हो तब भी वही परिणाम आ रहा है, 40 हो तब भी वही आ रहा है, 90 हो तब भी वही आ रहा है, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो एक टेस्ट में क्या होना चाहिए? अंतर करने की भी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई परीक्षण ऑर्गेनाइज कराया है तो मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों को समान अंतर अगर अंक मिलते हैं तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा? कैसे पता करेंगे कौन प्रतिभाशाली है, कौन मंद बुद्धि है, ठीक है। तो उनमें अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए, उस टेस्ट से पता चलना चाहिए कि हाँ ये प्रतिभाशाली है, ये मंद बुद्धि है, ठीक। कहने का मतलब विभेदकता या अंतर करने की क्षमता टेस्ट में होनी चाहिए। मानकता होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ मानक निर्धारित होने चाहिए, जैसे कि अब मान लो आपने टेस्ट ले लिया, ठीक है। अब टेस्ट में या आपने कोई एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कराया है, ठीक है। तो एक मानक होना चाहिए उसकी, मतलब ये 500 नंबर का एग्ज़ाम है या 100 नंबर का पेपर है, ठीक। जैसे आप जो एग्ज़ाम देने जाते हो उसमें लिखा होता है मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, ठीक है। अब 100 के अंदर ही आपको जो है टीचर नंबर देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के 10 नंबर, इस क्वेश्चन पे 12 नंबर, जितने भी दे, तो आपके जो नंबर है वो 100 से अंडर ही आएंगे, 70 आए, 80 आए, 90 आए, या मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 100 आएंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि 100 में से टीचर ने आपको 500 दे दिया। तो एक मानक निर्धारित कर दिया कि आपका एवरेज, आपका स्कोर किससे निकाला जाएगा? 100 नंबर से निकाला जाएगा, 100 में से आप जितना लाते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मानकता या स्टैंडर्ड सेट कर देना, स्टैंडर्डाइजेशन कर देना। तो ये कुछ जो है परीक्षण की विशेषताएं हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं, ठीक है। अगर एक दो विशेषताएं कुछ रह भी गई होंगी तो मैं देख लूँगी। जैसे काफ़ी सारी जो है विशेषताएं आती, बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, लेकिन ये वो क्वालिटीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इतने आपको बता दिए हैं और आपका मापन और मूल्यांकन का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और रही बात एक जो टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट की, तो मैं वो भी आपको एक वीडियो में बता दूंगी, पर इसके बाद पहले हम स्टार्ट कर देंगे जो अधिगम वाला चैप्टर है, उसको पहले स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अधिगम का जो टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए अधिगम से ही आते रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो टॉपिक भी इतना बड़ा है। और ख़ास तौर से जो बच्चे KVS की तैयारी करें, अगर आप KVS TGT का सिलेबस देखेंगे पुराना वाला, नया तो अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो जो पुराना सिलेबस में उसमें तो बाकायदा 2 हेडिंग्स ही आपकी पेडागोजी में पूरी अधिगम के ऊपर ही दी हुई हैं, ठीक है। तो अधिगम वाला जो चैप्टर है वो पूरा मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पॉइंट वाइज पॉइंट कंप्लीट करा दूँगी। तो जो बच्चे KVS TGT की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर इस टॉपिक को देखें। नेक्स्ट वीडियो से आपको मैं जो है लर्निंग का टॉपिक, अधिगम का टॉपिक कंप्लीट करना स्टार्ट कर दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।